हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और वन शॉट है 11th क्लास के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मैंने ये बार बार कहा है कि एक लेक्चर दो लेक्चर में मतलब एक वन शॉट में किसी भी टॉपिक के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है, मगर इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ रहेगा भी वो मैं मोल कंसेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसमें एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़नी है, और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आती है। अगर कुछ इसमें रहेगा वो उसमें मैं कराऊंगा आपको, उसका भी एक वन शॉट बनाएंगे मोल कंसेप्ट का। अब देखिएगा, आज आज एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम देखेंगे, क्वांटम नंबर्स देखेंगे इसमें बेटा। अब इसके बाद कुछ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफवाह प्रिंसिपल है, हुंड्स रूल है, एबनॉर्मल जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसमें जब हम बात करते हैं क्रोमियम और कॉपर की तो क्यों ऐसा है, वो एक्सेप्शंस है, उसके साथ साथ और भी एक्सेप्शंस है। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। अब ये जो देखिएगा, अब ये जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसमें पहले देखेंगे हम जो ये न्यूक्लियस है। अगर हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूं, इसका Z1 है, तो इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। ठीक, तो बोहर ने ये कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे होता है, और प्रोटॉन जो होता है इसमें एक प्रोटॉन है, वो न्यूक्लियस में है। बोहर ने ये कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, तो तभी वो दूसरे शेल में जाते हैं जब उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलती है, एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और वो एक्साइट होगा। ग्राउंड लेवल से वो नॉर्मल स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अगर ये वापस आएगा हायर एनर्जी लेवल से वापस, इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। ऊपर जाने को एक्साइटेशन कहते हैं। एक्साइटेशन के वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और डी एक्साइटेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये भी याद रखो बेटा, ये भी कहा कि तो इसका मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमता है, और दूसरा ये भी कहा है कि हर ऑर्बिट जो इसका है वो एक क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। जब हम गेंद को खेलते हैं तो हम देखते हैं कि बॉल का मास है, और जब इसको वेलोसिटी मिलती है, इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। वो लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी, मास अगर जीरो होगा मोमेंटम जीरो होगा। वेलोसिटी अगर कुछ होगी बेटा तो मोमेंटम भी उस हिसाब से, वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम भी बढ़ेगी। मगर अगर हम किसी कंकर को बांधेंगे रस्सी से और गोल गोल घुमाएंगे जिस तरह इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उस वक्त इसमें एक और फैक्टर ऐड हो जाता है, वो है बेटा रेडियस। वो क्या कहते हैं, एंगल बनाता है हर पॉइंट पे, तो उसको बेटा कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? मास वेलोसिटी इनटू रेडियस फैक्टर भी आता है। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा बेटा? L इज इक्वल टू mv/r। ठीक है ना, किसके बराबर आएगा? तो उसने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ऑर्बिट में, उनकी एक क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड एनर्जी। उसने कहा, बोहर ने, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमारे पास ये मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड है, ये बेटा फोर्थ है, तो इनमें एक क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। एंगुलर मोमेंटम किसे डिनोट करते हैं? एल एन, मतलब nth शेल, वो क्या आएगा? NH/2π। अगर हम बेटा फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? h/2π। ठीक है ना। अगर सेकंड शेल रखेंगे तो वो क्या आएगा? 2h/2π। वो ये कैंसिल, ये क्या आएगा? h/π। अगर बेटा L थर्ड होगा तो उसमें क्या होगा बेटा? 3h/2π। ठीक है ना, वो क्या आएगा? यानी 3h/2π ही है। अगर इस तरह L4 होगा तो वो क्या आएगा? 4h/2π। तो वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? 2h/π। ठीक है बेटा कि नहीं है? 2h/π। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2h/π होगा। इस तरह अगर L5 होगा तो क्या आएगा? तो इसका मतलब फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है
NH/2 पाई। तो nth शेल में क्या होगा, NH/2 पाई। ठीक है कि नहीं है? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? तो हालांकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, फिर डेविसन जर्नल ने एक्सपेरिमेंट भी किया, तो इसका क्या होता है बेटा, वेव नेचर भी होता है इसका। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जिसे कहते हैं। अब ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है। अब ये भी पता है कि जब भी बेटा, अब जो ये न्यूक्लियस है तो जड़, तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, बोहर ने हाइड्रोजन लिया इमिशन स्पेक्ट्रम से, उसे बहुत कुछ ये देखे। पहले जड़ क्या है बेटा, Z1 है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। अब देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो मुझे बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। एक तो बेटा हो गया आउटवर्ड फोर्स, एक इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स को हम कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया बेटा इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स है ये क्या है बेटा, ये इनवर्ड फोर्स है। और जो बाहर वाला फोर्स है उसको बेटा क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये बैलेंस होंगे दोनों, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बॉडी क्या घूमती है, किसके, ना इधर अंदर जाती है ना बाहर जाती है। और जो इनवर्ड फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बराबर mv²/r। ठीक है ना? और जो इनवर्ड फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा, कोलंबियन फोर्स। वो किसके बराबर, वहां पे हम Q1 Q2 लेते हैं, मगर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज, वो Z हाइड्रोजन का 1 है इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो अपान r²। यहाँ पे ये हटाते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट kZe²/r²। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये आ गया। तो इसका मतलब इनवर्ड फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है। तो इसका मतलब ये दो फोर्सेस किसके बराबर है, mv²/r kZe²/r²। ठीक है ना बेटा? और यहाँ तक ठीक है ना? और ये कैंसल, v² किसके बराबर आएगा, kZe², ये बेटा m इधर आएगा mr। ठीक है कि नहीं? ये आ गया इस तरह, v² किसके बराबर आ गया, इसके। तो एंगुलर मोमेंटम मैंने अभी कहा वो किसके बराबर होता है, h/2 पाई एंगुलर मोमेंटम। v किसके बराबर आएगा फिर, NH/2 पाई mr। ठीक है ना? ये रखेंगे फर्स्ट, ये रखेंगे बेटा सेकंड। सबस्टिट्यूट द वैल्यू, इसका वैल्यू इसमें देंगे, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड वी गेट, वो क्या आएगा, वो आएगा NH/2 पाई mr का होल स्क्वायर। वो क्या आएगा, kZe²/mr। आ गया कि नहीं? ठीक है ना बेटा? तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखेंगे ये किसके बराबर, ये आएगा n²h² अपॉन 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 पाई² m² r²। इसको ये क्या आएगा बेटा, kZe²/mr। ये और ये कैंसल। ठीक है ना बेटा? ये अगर r यहाँ पे लेंगे, ये क्या आएगा, n²h² 4 पाई² m, ये क्या आएगा kZe², मगर n अच्छा, क्योंकि n यहाँ पे है। n का वैल्यू क्या है बेटा, n फर्स्ट शेल भी हो सकता है, n सेकंड शेल भी हो सकता है, n थर्ड, n शेल। तो इसका मतलब रेडियस किसके बराबर निकली फिर, ये निकली Rn किसके बराबर निकली, n²h² अपॉन 4 पाई² m kZe²। 4 पाई² m kZe²। ये निकला बेटा इसका बोहरस रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। किसकी निकली बेटा, बोहरस रेडियस। अब n जो है बेटा वो 1 हो सकता है, डिस्क्रीट वैल्यूज 1 2 3 4। h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻³ -34 जूल पर सेकंड। 4 कांस्टेंट, पाई का वैल्यू आपको पता है
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 10⁻³ kg, के का पता है 9 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे He पॉजिटिव, तो 2 लिथियम Li2 पॉजिटिव, या बेरिलियम 3 पॉजिटिव 3 है। तो ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। जब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो इसका मतलब Rn निकला बराबर किसके बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 π² m k z स्क्वायर। अब इसमें बेटा ये किसके बराबर, जब ये वैल्यूज पुट करते हैं इसको छोड़ के z को छोड़ के ये वैल्यूज पुट करते हैं, वो बेटा निकलता है 0.539 या 529 0.539 एंगस्ट्रॉम में। और क्या है बेटा n²/z, ठीक है ना। ये निकला इसका बेटा एंगस्ट्रॉम में। ये क्या निकला, क्योंकि अब हमें बेटा पता है ये, तो इसका मतलब अगर हम इसका वैल्यू आपको पता है, अगर आपको ये मतलब ये किसके लिए निकला, ये निकला बेटा अगर फर्स्ट होगा फर्स्ट, तो फर्स्ट बोहर की फर्स्ट रेडियस क्या निकली, फिर वो निकलेगी 0.539, n का वैल्यू क्या है 1, z का क्या है 1, तो R1 किसके बराबर आएगी 0.539 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, या सॉरी 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या हो गया बेटा, ये निकली R1 किसके बराबर निकली 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको कोई कहेगा R2 किसके बराबर निकलेगी, R2 किसके बराबर निकलेगी, वो क्या आएगी फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n क्या होगा फिर बेटा, और 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू क्या होगा बेटा 2, z क्या है 1, वही R2 किसके बराबर आएगा, वो 0.53 किसके बराबर होती है बेटा, ये है ना 0.5 ये है यहाँ पे 0.53 एंगस्ट्रॉम किसके, ये 0.529 था, ठीक है ना बेटा। तो किसके बराबर आएगी, वो आएगी 0.5, ये यहाँ पे लिखेंगे बेटा 4 टाइम्स R1। कैसे, क्योंकि 0.53 किसके बराबर होती है बेटा, ये R1 के बराबर। तो R2 हमें पता है जितना हम दूर जाते हैं रेडियस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब R3 किसके बराबर निकलेगा बेटा, वो आएगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर, बाकी Z1 है। R3 किसके बराबर आएगा बेटा 9 टाइम्स R1। तो इसका मतलब जितना हम दूर जा रहे हैं, जितना हम दूर जा रहे हैं रेडियस भी उतनी बेटा बढ़ रही है, ठीक है ना। अब फोर्थ हो तो इसका मतलब R1 वर्सेस R2 वर्सेस R3 वर्सेस R4 इसके बराबर आएगा 1:4:9:16 इसी तरह, ठीक है ना बेटा। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वन में क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी तरह सेकंड में कितना आ रहा है, इसी तरह R4 होगा, वो क्या आएगा 16 टाइम्स R1। बात समझ, अगर आपको रेशो को, अब नीट हमें नहीं, ये एग्जाम में बात कर रहा हूँ। इसी तरह बेटा जो मैंने कहा कि Rm किसके बराबर होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, वो किसके बराबर होती है n²/z। तो अगर आपको कोई कहेगा ऑब्जेक्टिव होगा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर इसमें बेटा 2 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें मैं बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो अगर इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा, ठीक है ना, तो मगर इसका ये क्या बनेगा बेटा, तो इसमें हाइड्रोजन की तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर इसकी रेडियस निकलेगी तो क्या निकलेगी 0.53, ठीक है ना बेटा। अगर फर्स्ट शेल में होगी, ठीक है ना, तो जी क्या होगा इसका, जी इसका 2 है, ठीक है ना। इसी तरह अगर बेटा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में कितने निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका अगर फर्स्ट में मैं बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट में तो ये क्या आएगा 0.53, तो क्या है फर्स्ट शेल 1 स्क्वायर, अगर इसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या है 3 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमें पता भी है कि जब हम बेटा क्या जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। यहाँ पे ये प्रूव भी हो गया बेटा ये कि जब हम हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन यहाँ पे है हीलियम 8th ए में, नोबल गैसों में है, ये फर्स्ट ए में है,
तो जब हम जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो उसकी रेडियस क्या हो रही है, श्रिंकिंग ऑफ शेल्स होती है। ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मुझे ये पता नहीं था बेटा, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब ये भी है बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम अभी हमने कहा h/2 पाई, यहाँ पे v किसके बराबर है, NH/2 पाई mr, अगर nth शेल है बेटा तो v हमें अभी देखा कि NH/2 पाई m, आर एन किसके बराबर आ गया, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ज़ाड स्क्वायर, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इसको भी वेट वैल्यू देंगे बेटा, इसमें क्या आ रहा है, ये बेटा इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ने देखा आर एन एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ज़ाड स्क्वायर, एम के ज़ाड स्क्वायर, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसमें ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, 2 पाई के ज़ाड स्क्वायर, और ये बेटा कैंसिल, ये क्या आ गया है, NH, निकला कि नहीं, ठीक है ना, ये हमने काटा तो ये क्या निकला बेटा। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, Z, और N क्या हम चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4। जब इसका 2 पाई 3.14 के का मतलब E का 1.6 या प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.6 × 10⁻³ तो ये बेटा निकलता है, जब इसको निकला 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। मगर इसमें क्या है बेटा, अगर ये वेलोसिटी है तो मगर इसके साथ साथ क्या आ रहा है, z और n, ये बेटा आ रहा है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इसको नोट कीजिएगा। वेलोसिटी निकली, वेलोसिटी आपको पता है, अगर v1 होगी तो v1 किसके बराबर, अगर फॉर एग्जांपल आपने वेलोसिटी निकाली 2.18 × 10⁻, अगर v2 निकालनी है वो किसके बराबर आएगी फिर बेटा, वो आएगी v1 इंटू ये क्या था बेटा, Z/n, ठीक है ना। अगर v2 देखनी है तो वेलोसिटी सेकंड वो क्या आएगी बेटा, v1, Z क्या है हाइड्रोजन का 1, तो ये क्या है, n क्या है बेटा ये, तो v2 कितनी आएगी बेटा, v1/2, ठीक है कि नहीं है। तो ये बात समझ लो। इसी तरह v3 होगी तो v3 किसके बराबर आएगी, v1, Z क्या है 1 ही कांस्टेंट, ये हाइड्रोजन है, z1 है, तो ये क्या है बेटा इसका थर्ड है, तो v3 किसके बराबर आएगी, v1/3, ठीक है कि नहीं है। सो ऑन। इसी तरह हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब जैसे हीलियम है He पॉजिटिव, तो उसमें v1 किसके बराबर आएगी, मतलब उसमें किसके बराबर आएगी, वो आपको पता ही है 2.18 10⁻6 मीटर पर, वहाँ पे क्या है Z, वो क्या आएगी बेटा 2.18 10⁻6, ठीक है ना। वो क्या आएगी बेटा, मतलब किसकी, He पॉजिटिव की, Z क्या है उसमें 2, ये क्या है फर्स्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वो क्या आएगी बेटा, वो इस तरह आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें z जो है बेटा वो क्या है 2 है, ठीक है बेटा कि नहीं है, और यहाँ पे n भी क्या है फर्स्ट, इसी तरह अगर सेकंड में होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो इतना नहीं आएगा, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया यहाँ पे। ये बोहर की वेलोसिटी थी। अब इसके बाद बेटा आ रही है बोहर की एनर्जी, एनर्जी। अब एनर्जी में देखेंगे बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, मान के चलिए न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मुझे बताइए दो चीजें हैं, ड्यू टू पोजीशन होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, और ड्यू टू मोशन होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू पोजीशन क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन होती है, पोजीशन होती है पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू मोशन क्या होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब मुझे बताइए टोटल एनर्जी क्या होती है फिर इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दोनों होगी इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जी का वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। अब देखेंगे इसमें भी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 ऑफ mv²। यहां से हमने देखा mv² बाई आर किसके बराबर आता है, kZe²/r। कोलम्बियन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² बाई r², ये और ये कैंसिल, ये क्या आएगा, v² किसके बराबर आएगा, kZe² बाई mr, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देंगे इस तरह, ई के किसके बराबर होगा फिर, 1/2 ऑफ m kZe² बाई mr, ठीक है ना बेटा, ये और ये कैंसिल, ई के बराबर किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ kZe² बाई r, किसके बराबर होगी, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Z मतलब ये है एटॉमिक नंबर, ई चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, R ये R रेडियस है, ठीक है ना। अब देखना है Rn, ठीक है ना बेटा, तो ये क्या निकली, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये क्या निकली, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर निकली, 1/2 ऑफ kZe² बाई r, किसके बराबर निकली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ kZe² बाई r। तो Z क्या होता है हाइड्रोजन का, 1, तो E के किसके बराबर आएगा, 1/2 ऑफ ke² बाई r, तो ये निकली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, इसके बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो और पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वो बेटा होता है ZE, ये पोटेंशियल होता है ZE बाई r, किसके बराबर होता है पोटेंशियल, Z चार्ज क्या है न्यूक्लियस का, और ये तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर बेटा आएगी, वो आएगी ZE बाई r, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ZE बाई r, और ये क्या है यहाँ पे चार्ज इंटू पोटेंशियल, यहाँ पे ZE² बाई r, तो किसके बराबर आएगी, ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी बेटा, मतलब यहाँ पे ये याद रखिएगा पहले, पोटेंशियल होता है बराबर ZE बाई r, V किसके बराबर आता है, kZe बाई r, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी फिर, वो आएगी kZe² बाई r, इसके बराबर आएगी k, मगर माइनस साइन, ठीक है बेटा कि नहीं है, माइनस साइन, ठीक, ठीक कि नहीं, किसके बराबर आ गया कि अभी मैं बताऊंगा। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी बेटा, वो आएगी ई के 1/2 ऑफ kZe² बाई r प्लस ये क्या है माइनस, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो क्या आएगा kZe² बाई r, वो क्या आएगा बेटा, टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या आएगा -1/2 ऑफ kZe² बाई r, इसके बराबर आएगी -1/2 ऑफ kZe² बाई r, यहाँ पे बेटा निकलेगी ये क्या निकली, ये टोटल एनर्जी निकली, ठीक है बेटा कि नहीं, ये क्या निकली, टोटल एनर्जी निकली 1/2 ऑफ k। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, मैंने कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है, मैंने कहा कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इसका कितना पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, वो किस पे डायरेक्टली है, इसके चार्ज मैग्नीट्यूड पे, और किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जितना रेडियस बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा कम, इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे क्या आएगा, ZE बाई r, ठीक है पोटेंशियल था। अब जो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, वो होती है पोटेंशियल इंटू चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल क्या निकला बेटा, kZe बाई r इंटू ये क्या आ गया बेटा, kZe² बाई r, यही मैंने किया यहाँ पे, टोटल एनर्जी क्या निकली फिर 1/2 ऑफ kZe² बाई r। अब nth शेल में हमें पता है, अगर इसका पुट करेंगे वैल्यू, तो ये ई टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, -1/2 ऑफ kZe² बाई rn, rn का वैल्यू किसके बराबर है बेटा, n² h² अपॉन 4π² m kZe², यही था कि नहीं। अब ये वैल्यू अगर इसमें देंगे बेटा, ये क्या आएगा 1/2 ऑफ kZe², rn किसके बराबर n² h²
वो क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। वो क्या आएगा बेटा टोटल एनर्जी वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/2 ऑफ के जेड, ये आएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है बेटा कि नहीं, ये और ये क्या आएगा कैंसिल, ये क्या आएगा बेटा ई टोटल किसके बराबर आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। फिर से देखेंगे टोटल एनर्जी किसके बराबर बेटा निकली, वो निकली -1/2 ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। वही मैंने कहा के जेड ई स्क्वायर बाई आर, आर का वैल्यू पता है किसके बराबर है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है ना, अगर जी हम बेटा 1 लेंगे तो वो क्या आएगा टोटल एनर्जी क्या आएगी, वो आएगी ये आ गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर। आ गया बेटा कि नहीं है। तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया टोटल एनर्जी को, वो निकला बेटा -13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एन स्क्वायर यहाँ पे है बेटा जी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा क्या हमें निकला ये, तो मुझे बताइए आप अब एनर्जी किसके बराबर निकली, एनएचएल में क्या निकली -13.64 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या है बेटा यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है जी स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन जी क्या है बेटा 1, तो ई एन किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा 13.64 अपॉन एन स्क्वायर, वो क्या आएगा बेटा 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है ये बेटा, ये निकला। तो मुझे बताइए ये क्या निकला फिर एनएचएल, फिलहाल में मैंने कहा कि एनएचएल में क्या निकली एनर्जी 13.64 अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या आ गया बेटा इस तरह, ये क्या है ईवी में। मगर अगर फर्स्ट शेल होगा तो ये क्या निकली -30.64 अपॉन 1 स्क्वायर ईवी, तो एनर्जी क्या निकली बेटा -13.64 ईवी। ये किसकी निकली एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसके लिए क्या एनर्जी निकली बेटा -13.64, -13.64। अब सेकंड शेल में क्या एनर्जी निकलेगी, क्वांटाइज्ड है, वो क्या आएगी 13.64 अपॉन एन सेकंड का क्या है 2, तो वो क्या आ गया 4। जी क्या है हाइड्रोजन के लिए 1, E2 क्या आएगी फिर -13.64 अपॉन 4, वो क्या आएगा बेटा E2 क्या आएगा 4 -3.41, 4 3 12, 4 4, ये निकली सेकंड वन में ईवी। ठीक है ना बेटा। इसी तरह थर्ड में क्या निकलेगी फिर एनर्जी बेटा, वो निकलेगी -13.64 अपॉन बेटा क्या निकलेगी वो 9। ठीक है ना, ईवी में जी क्या है 1, तो E3 क्या निकली बेटा, वो क्या निकलेगा 9 9 1 जा 1, 9 1 जा 9 4, 9 5 जा लगभग 1.51 ईवी। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये क्या निकली E3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि E1 हमें निकली, En किसके बराबर निकली -13.64 इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। ठीक है ना बेटा। तो अगर फर्स्ट में निकली वो क्या निकली बेटा -13.64 अपॉन ये 1, इसका 1 है, एन भी क्या है 1 है, तो वो क्या निकला इस तरह बेटा। E2 क्या निकलेगी फिर, वो निकलेगी यही -13.64, जी क्या है बेटा 1, ये क्या है 2, तो ये क्या निकलेगी E2 किसके बराबर निकलेगी, ये किसके बराबर है E1 के बराबर, तो E1 अपॉन ये क्या है बेटा सॉरी ये 2 to 4 है, 2 का स्क्वायर, ये क्या है बेटा, तो ये आ गई दूसरी। थर्ड वन की क्या एनर्जी आएगी बेटा, वो आएगी -13.64, जी हमें पता है 1 स्क्वायर है, तो n क्या आ गया बेटा अब 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर n है यहाँ पे, तो ये क्या आ गया वो किसके बराबर है बेटा E1 अपॉन 9। ठीक है बेटा कि नहीं, ये आ गई एनर्जी। मगर अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है जैसे En
E1 है, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज He पॉजिटिव, तो उसकी क्या आएगी 13.64, उसका Z क्या है, तो उसका N क्या है फर्स्ट, तो वो की इसकी एनर्जी क्या आएगी 13.64 इंटू 4/1, तो उनकी इसी तरह बनेगी। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये भी आ गई, एनर्जी भी आ गई, ठीक है ना। तो बोहर्स एनर्जी भी आ गई, बोहर्स रेडियस भी आ गई, बोहर्स वेलोसिटी भी आ गई बेटा, ठीक है कि नहीं? अब ये है कि अगर हम बेटा ये भी याद रखिएगा, अगर ये शेल फर्स्ट है, इसमें एनर्जी E1 है, इसमें E2 है, अगर इसको एनर्जी देंगे ये एक्साइट होगा, जब एक्साइट होगा अगर वापस आएगा तो डे एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के वक्त एब्जॉर्प्शन, और डे एक्साइटेशन के वक्त इमिशन। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, वो वहां से एनर्जी देती है, क्योंकि एनर्जी होती है बराबर एच न्यू। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी, मतलब मोर फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या आ गया, तो वो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर। E2 माइनस E1 किसके बराबर है बेटा, तो इसका मतलब एच न्यू किसके बराबर आ गई, E2 माइनस E1। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। एच न्यू ये भी याद रखिए, न्यू होती है बराबर C बाई लेमडा, ठीक है ना। ठीक, न्यू किसके बराबर होती है, क्योंकि C होती है बराबर न्यू लेमडा, न्यू किसके बराबर होगा, न्यू लेमडा। तो ये भी याद रखिएगा, वेव नंबर होता है लेमडा, क्योंकि वेव नंबर, जितना वेव नंबर ज्यादा होगा, जितनी वेव ज्यादा होंगी उनका वेव नंबर ज्यादा हो, वेव लेंथ बहुत कम होगी, डिस्टेंस कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान बहुत कम होगी। तो यहाँ पे न्यू C बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, ये आएगा बेटा E2 माइनस E1। यहाँ पे बेटा ये EC 1 बाई लेमडा हम लिखते हैं, 1 बाई लेमडा न्यू बार, 1 बाई लेमडा हम न्यू बार भी लिख सकते हैं, E2 माइनस E1। ठीक है ना बेटा, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया एच, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू क्या है बेटा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या है वेवलेंथ। तो हमें, हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी क्या निकली हमें, हमने एनर्जी जो निकाली बेटा वो क्या निकली हमें, वो एनर्जी हमें बेटा निकली ये वाली एनर्जी हमने बेटा निकाली यहाँ पे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो टोटल एनर्जी हमें क्या निकली बेटा, जब इसको किया ये रेडियस थी, ये रेडियस है बेटा, यहाँ पे एनर्जी ये 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई जेड स्क्वायर, ये निकली हमें एनर्जी बेटा, ये निकली एनर्जी, वही मैंने किया। फिलहाल लिखिए आप एच न्यू। तो E2, E2 क्या, E2 के वक्त बेटा क्या होगा यहाँ पे बेटा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, तो मतलब E2 माइनस E1 का मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये बेटा क्या है सेकंड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। तो मुझे बताइए उस वक्त किसके बराबर आएगा, अगर सेकंड वन होगा तो वो बेटा क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर बेटा एच स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। अब क्या है, अगर ये कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 1 इसका सेकंड का N2 और इसका क्या आएगा N1, ये मैं बेटा इस तरह भी लिख सकता था, ये क्या है बेटा ये बेटा है N स्क्वायर, ये क्या है बेटा, ये N ये हाँ ठीक है, तो ये N2 है, ये N1 का स्क्वायर है बेटा। फर्स्ट ये इस तरह भी खोल के लिख सकते थे बेटा, इस तरह एच न्यू किसके बराबर है बेटा, ये आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 जेड, अगर 1 लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे बेटा क्या है एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है फाइनल का N2 2 का N2 स्क्वायर, इसी तरह माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर, Z1 है हाइड्रोजन का, एच स्क्वायर ये क्या आएगा बेटा N1 का स्क्वायर। ठीक है ना, वही मैंने यहाँ पे किया, इसको कॉमन निकाला इस सारी चीजों को, ये क्या आएगा 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई, ये क्या कहते हैं इसको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नो 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 नो, देखो बेटा ये यहाँ पे
N2 नहीं है, यहाँ पे माइनस था ये बेटा, ये आंसर हमें जो निकला यहाँ पे ये हमें माइनस में निकला, ये माइनस में निकला, यहाँ पे मैं बताऊंगा ये माइनस में निकला, तो ये इस तरह लाएंगे, इस तरह मैं आपको ये बताऊंगा ही ये बेटा यहाँ पे। तो एनर्जी किसके बराबर निकली, एनर्जी आप पहले देखिए, एनर्जी किसके बराबर निकली बेटा, ये निकली एनर्जी किसके बराबर निकली बेटा, हाँ ये है बेटा 1/2 ऑफ के ज़ड स्क्वायर बाय आर एन, ठीक है ना बेटा। इस तरह एनर्जी बेटा निकली -1/2 ऑफ के ज़ड स्क्वायर बाय आर एन, यही निकली बेटा कि नहीं। और ये हमने निकाली ई एन किसके बराबर निकली, 1/2 ऑफ के ज़ड स्क्वायर बाय आर एन किसके बराबर, रेडियस एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ज़ड स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ठीक है। ये किसके बराबर निकली, ई एन किसके बराबर निकला, 2 पाई स्क्वायर एम के, एक मिनट, हाँ, एम 1/2 ऑफ के ज़ड स्क्वायर बाय आर एन एम के स्क्वायर के ज़ड स्क्वायर E4 बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये बेटा निकली 2 और 2 बेटा कैंसिल, ये क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ज़ड स्क्वायर यानी E4, ठीक है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मगर आंसर किस में है बेटा, माइनस में। यही जब मैंने आपको कहा कि एनर्जी डिफरेंस क्या होती है बेटा, E2 माइनस E1 किसके बराबर होती है, एच न्यू, पहले ही कहा मैंने। यह हमेशा याद रखो बेटा, जब भी एनर्जी डिफरेंस हो, एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है ना बेटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो H आएगा, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, इज इक्वल टू H न्यू, ठीक है ना, वही मैंने किया ना। अब जब मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा एक्साइट तो एब्जॉर्प्शन, अगर डे एक्साइट होगा तो रिलीज, तो ये अगर E1 है, ये बेटा क्या है E2, तो E2 माइनस E1 तो क्या निकलेगी एनर्जी, मतलब वो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर। वही मैंने कहा एच न्यू किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1। एच ये भी याद रखिएगा, न्यू होता है बराबर C बाई लेमडा, और ये वेव नंबर भी होता है 1 बाई लेमडा, क्योंकि जितना वेव ज्यादा होगी क्लोज में वेव लेंथ कम होगी, वेव नंबर ज्यादा होगा, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस 1, ये बेटा। तो ये आ गया बेटा E2 किसके बराबर आएगा, A2 किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ज़ड स्क्वायर। अगर ज़ड हम बेटा लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अब ये सेकंड है तो इसका मतलब N2 स्क्वायर, सेकंड वाला लिया मैंने क्योंकि सेकंड है बेटा। तो अब इसमें बेटा ये क्योंकि सेकंड वन दिया हमने यहाँ पे, अब ये क्या है बेटा, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, वो क्या बनेगा बेटा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ज़ड स्क्वायर E4 अपान ये क्या आएगा बेटा N1 स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये इस तरह करेंगे बेटा, एच न्यू ये क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ज़ड स्क्वायर E4 अपान एच स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से लाएंगे ये क्या आएगा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ज़ड स्क्वायर E4 अपान बेटा क्या आएगा, ये था यहाँ पे N2 का स्क्वायर, ये क्या है बेटा N, ये आएगा इस तरह मैंने किया यहाँ पे बेटा, ये N2 है तो ये माइनस है, ये माइनस है फिलहाल, यही प्लस ये क्या आएगा बेटा, ये यही है N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर ये इस तरह लेंगे बेटा, उल्टा इस तरह लेंगे तो एच न्यू किसके बराबर आएगा, वो आएगा सीधा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ज़ड स्क्वायर E4 अपान एच स्क्वायर, वो क्या आएगा इस तरह लेंगे, इस तरह वो क्या आएगा 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये आ गया यहाँ तक, ठीक है कि नहीं है। तो ये आ सकता है यहाँ पे, अगर ये बेटा यहाँ पे एच न्यू है, ये एच न्यू की जगह पे C बाई लेमडा लिखेंगे,
ठीक है ना। तो ये अगर आएगा यहाँ पे बेटा क्या रखेंगे 1/λ, मैंने कहा कि वो क्या आएगा न्यू बार, ये एच सी लाएंगे इधर, ये क्या आएगा 2π² m k² z² e4, ये क्या आएगा बेटा CH³ ये, और इसके साथ क्या है 1/n1² 1/n2²। ये पूरा इसका वैल्यू, चाहे सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻30 या मास 9.2 9.1 10⁻⁻31 या चार्ज 1.6 10, अगर इनका के का वैल्यू इंक्लूड देंगे तो यहां से बेटा निकलता है वेव नंबर, वो किसके बराबर है आर, ये क्या आएगा बेटा n1² - 1/n2²। और z के साथ क्या रिलेशन है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह है। इसको बेटा कहते हैं राइडरबर्ग्स कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं राइडरबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है ना। अगर ये बेटा सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या आएगा 10⁵ पर सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा वेव नंबर किसके बराबर आता है, वेव नंबर आएगा बराबर किसके बराबर, फिर से कहूंगा मैं ये थोड़ा सा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये E1 है, ये बेटा E2 है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी का भूचाल आता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है हिलती जमीन ज्यादा है, एंड इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एच न्यू आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो एनर्जी क्या करता है बेटा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन। जब वही वापस देता है तो उसको क्या कहते हैं डे एक्साइटेशन। डे एक्साइटेशन के वक्त क्या होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है बेटा रिलीज होती है। वही मैंने कहा कि फाइनल एनर्जी माइनस, मतलब ये ग्राउंड स्टेट है, ये नॉर्मल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, वो डिफरेंस किसके बराबर होते हैं एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है। एच न्यू वो हमने वो दिया, वो क्या निकला फिर, मतलब वो मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया है न्यू किसके बराबर आएगी बेटा c/λ, वो किसके बराबर आती है यहाँ से। फिर जब वो वैल्यू हमने यहाँ पे दिया तो वो क्या निकला राइडरबर्ग्स कांस्टेंट, वो क्या आ गया 1 - 1 क्या कहते हैं इसको, ये हाँ शाबाश, ये बेटा सेकंड में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अब क्या आएगा ये वेव नंबर। तो ये भी मैंने कहा कि जहां पे वेव नंबर ज्यादा होगा, वेव नंबर न्यू बार है 1/λ, क्यों, जहां पे वेव ज्यादा होगी डिस्टेंस क्या होगी वेव लेंथ कम होगी, तो इसीलिए बेटा आ गया। तो ये राइडरबर्ग्स कांस्टेंट किसके बराबर है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर, या आप देखोगे 1.097 10⁵ पर सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है बात समझ में। इसी पे बेटा ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, वेव नंबर किसके बराबर आएगा, आप आर किसके बराबर 1/12n2², ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रम वो देता है, वो जब मैं डिटेल में ये पढ़ाऊंगा तो ये कहूंगा बेटा लाइन से, उसमें बेटा ये आते हैं कोसर डायग्राम, कोसर डायग्राम। तो बेटा ये थोड़ा याद रखिएगा कोसर डायग्राम। तो ये बेटा आ गया, ये मान के न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये आ गया। ये कुछ स्पेक्ट्रम्स देता है, वेव नंबर की जगह पे आपको पता है 1/λ, उसको आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मैंने कहा, या इंटू z² कहा। तो ये भी याद रखिए जब हायर एनर्जी लेवल से किस में जाएगा बेटा फर्स्ट में, मतलब हायर एनर्जी लेवल ये है फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, उस सीरीज को बेटा कहते हैं लाइमन सीरीज। तो इसका मतलब लाइमन सीरीज में क्या निकलेगा बेटा, मतलब हायर एनर्जी से कहाँ जाता है फर्स्ट में, हायर मतलब इन्फिनिटी से, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मान के चलिए मैं कहूंगा यहाँ से उतरा, ठीक है ना, सेकंड से, तो ये बेटा आ गया आपका लाइमन। लाइमन किस में बेटा, ये सीरीज किस में आती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, इसमें आती है बेटा अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। अगर बेटा यही बेटा किस में आएगा, अगर सेकंड में आएगा, सेकंड में और थर्ड से, मतलब अब इसमें नहीं जाएगा फर्स्ट में, अब जाएगा हायर से किस में सेकंड में, इस तरह बेटा इसमें। ये बेटा बाल्मर है, बाल्मर जर्मन टीचर था, उसने एक सीरीज दी बाल्मर सीरीज, जब हायर स्टेट से किस में जाएगा सेकंड में,
तो वो किस में आता है बेटा, किस रीजन में, विजिबल रीजन में। तो ये क्या हो गया बेटा, बाल्मर सीरीज। ये क्या होगी बेटा, बाल्मर सीरीज। इसमें भी बेटा एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा आता है। तो अब देखेंगे बेटा, तो मुझे बताइए ये किस में विजिबल आता है। अगर अब बेटा अब इसी थर्ड में जाएगा, थर्ड शेल में, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, मतलब इसका वैल्यू दीजिए 1/9, 1/16, उसको सॉल्व करेंगे, इसको भी 1/λ उसको फ्रीक्वेंसी में लाएंगे। ये आता है बेटा किसमें, अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड सीरीज। इसको बेटा कहते हैं पास्चन सीरीज, इसको बेटा क्या कहते हैं, पास्चन। ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब पास्चन सीरीज किस में जा रही है बेटा, वो जा रही है इस, मतलब ये जा रहा है इसमें, ये जा रहा है बेटा इसमें, ठीक है ना। ये किस में जाएगा, ये जाएगा बेटा इसमें, थर्ड में ये जाएगा। मतलब ये क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड है बेटा, ठीक है ना। ये किस में जा रहा है, थर्ड में, थर्ड। फोर्थ में भी अगर बेटा देखेंगे, फोर्थ में अगर जाएगा, वो भी फोर्थ में जाएगा, फोर्थ एनर्जी लेवल में, मतलब इन्फिनिटी से। फिफ्थ से जाएगा, मतलब इसमें जाएगा बेटा। इसको क्या कहेंगे, इसी तरह अगर और बढ़ाएंगे बेटा, मतलब ना इसको भी एक और बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, लाइमर, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट। फिर ये क्या आ गई बेटा, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज। फिर इसके बाद फंड सीरीज भी आती है, हम्फ्री डेवी सीरीज भी आती है। मतलब ये ख्याल रखना है, जब हायर एनर्जी से फर्स्ट शेल में जाएगा, किसी भी इन्फिनिटी से फर्स्ट, या थर्ड से फर्स्ट, या सेकंड से फर्स्ट, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में। अगर यही फर्स्ट की जगह सेकंड में, तो वो क्या है, बाल्मर, वो विजिबल में दिखती है। इसी तरह अगर हायर से जाएगी थर्ड में, वो क्या है, पास्चन सीरीज। अगर इसी तरह लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज, इसमें जाएगा अल्ट्रावायलेट में, ये सॉरी इंफ्रारेड में, फार इंफ्रारेड में। तो ये बेटा कोस्टल डायग्राम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, इसको नोट कीजिएगा। तो बेटा ये याद रखिएगा, जब भी इस तरह भी आप इस सीरीज को बना सकते हो, जब भी कहां से, हायर से फर्स्ट में जाएगा, इस तरह भी बना सकते हो बेटा, इस तरह। जब हायर से फर्स्ट में, या थर्ड से सेकंड से फर्स्ट में, तो लाइमन सीरीज। जब मतलब हायर से किस में बेटा, फिर सेकंड में, इस तरह। तो ये कौन सी, बाल्मर सीरीज। जब हायर से किस में बेटा, इसमें थर्ड में, तो क्या है, पास्चन सीरीज। जब हायर से किस में बेटा, फोर, यहाँ से ये देंगे N1, इस तरह भी 2, N3, N4, N5, N6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसी तरह लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री डेवी सीरीज, कोस्टल डायग्राम, ठीक है ना बेटा। तो अब देखेंगे इसके बाद बेटा, अब आ रहे हैं इसमें बेटा क्वांटम नंबर्स। अब आ रहे हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबरों को हम बेटा कहते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, शॉर्ट में मैं कहूंगा क्विक में। जब श्रोडिंगर ने इक्वेशन सॉल्व की, तो उसी ने ये आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। तो ये इस तरह है क्वांटम नंबर। अगर हमें किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल देखना है किस स्कूल में वो पढ़ता है, पहले हम देखेंगे किस लोकेलिटी में वो स्कूल है, फिर उसके बाद देखेंगे बेटा मतलब किस लोकेलिटी में है स्कूल, फिर स्कूल को ढूंढेंगे, फिर स्कूल में हम देखेंगे किस क्लास में पढ़ता है, फिर देखेंगे किस सेक्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है। इसी तरह बेटा जब हमने बच्चे का एड्रेस मालूम करना था किस स्कूल में है, यानी किस लोकेलिटी में है, फिर जब हमने लोकेलिटी देखी, फिर कौन सा स्कूल है, मतलब स्कूल, फिर उसके बाद बेटा जब स्कूल देखा, फिर किस क्लास में है, मतलब किसका, फिर देखेंगे किस सेक्शन में है बेटा, तो हमें उसका फुल एड्रेस मिलता है, ठीक है ना। या किसी भी बंदे को हम ढूंढते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका पता एड्रेस के किस लोकेलिटी में रहता है, फिर उसके बाद मकान नंबर क्या है, कहाँ पे रहता है। इसी तरह सेम इनका भी एड्रेस हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर्स हमें क्या दर्शाते हैं, वो हमें यही बताते हैं फुल एड्रेस ऑफ
एटम इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन एटम, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें बेटा ये जो है ये हमें क्या करते हैं, इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस ये किस शेल में है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये किस शेल में है, ठीक है ना, साइज क्या है, एनर्जी क्या है, शेप क्या है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उसी की वजह से जो क्वांटम नंबर्स हमें बेटा क्या देते हैं, वो देते हैं फुल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ने गिवन एटम, ठीक है ना। अब क्वांटम नंबर में बेटा आता है सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। फिर आता है बेटा एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर आता है। फिर उसके बाद बेटा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। फिर उसके बाद बेटा आता है स्पिन क्वांटम नंबर, फिर क्या आता है स्पिन क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं, एजिमुथल एल से, स्मॉल एल, मैग्नेटिक एम से और स्पिन एस से या एम एस से, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें क्वांटम नंबर्स क्या देते हैं, फुल कंप्लीट एड्रेस देते हैं एक इलेक्ट्रॉन का गिवन एटम में, ठीक है कि नहीं है, किस शेल में है, कौन सा सब शेल है, क्या एनर्जी है, ठीक है बेटा, क्या क्या स्पिन है, ठीक है ना, क्या ओरिएंटेशन है, किस दिशा में ये है, ठीक है बेटा कि नहीं, ये सारा चीजें कौन देता है बेटा, प्रिंसिपल। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स। अब बेटा पहले आता है सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बेटा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं हम एन से, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेटा पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, अगर ये यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, इस तरह आपने बोहर में देखा आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देता है साइज भी, क्योंकि हमें पता है ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये साइज भी देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये भी बताता है साइज ऑफ द एटम भी, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि जितना हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा n1 उतना साइज भी ज्यादा होगा। अगर हम n1 की बात करेंगे, फिर उसके बाद n2, फिर उसके बाद n3, किसका मतलब किसकी रेडियस ज्यादा होगी, कम होगी, n1 से सेंटर की ओर कम होगी, n3 से ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। सो लार्जर द वैल्यू ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मोर विल बी द साइज, ठीक है ना, मोर विल बी द रेडियस, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये हमें ये भी देता है 2n² फॉर्मूला, 2n² बोहर्स फॉर्मूला हमें देता है क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितने अकोमोडेट होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता अगर n1 होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा। अगर बेटा n क्या होगा, 2 होगा, तो उसमें बेटा क्या होंगे, 2 2 4 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर n3 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, और 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें ये भी बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर gives us the idea about the number of electrons present in a given shell. If we have a principal quantum number value n is equal to 1, then it can only accommodate 2 electrons. If the principal quantum number is 2, then it accommodates 8 electrons. If we have a principal quantum number 3, then it accommodates 18 electrons and so on. If 4, then it accommodates 32 electrons, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये हमें क्या बताता है, साइज भी बताता है। With increase in principal quantum number, what will happen to radius? It will definitely increases because n3 मतलब जो जितना शेल दूर हो रहा है, एनर्जी लेवल जितना दूर हो रहा है, उतना उसकी ये भी आ रहे हैं, ठीक है बेटा कि नहीं। और हमें ये भी एनर्जी का कंसेप्ट भी दे रहा है, हमें पता है 13.64 अपॉन, अगर ई एन लेंगे बेटा, यहाँ पे आपको पता है n², ये क्या आएगा बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक, अगर 1 लेंगे तो वहां पे वैल्यू होगा ये, अगर दूसरा लेंगे तो वहां पे बेटा क्या आएगा 3.41, ये भी हमें बेटा बता रहा है। बात समझ में, तो एनर्जी कंसेप्ट भी दे रहा है हमें, ये दे रहा है कि हाँ, तीसरा भी दे रहा है बेटा n², नंबर ऑफ, देखिए बेटा अगर n1 होगा तो उसमें 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, तो इसका मतलब k में कितने सब शेल्स होते हैं, 1 ही। अगर l शेल लेंगे, n का वैल्यू क्या होगा बेटा 2, तो 2 4,
तो इसमें एल में क्या होता है एस पी, तो एस एक ही है सबशेल, पी क्या है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो आ गए ना 4। इसी तरह अगर 3 हो गए n3, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स भी दे रहा है इसमें कितने आ रहे हैं, मतलब ये ना सॉरी ऑर्बिटल्स दे रहा है कितने आ रहे हैं इसमें बेटा। अगर 3 लेंगे 9, डी में 5 ऑर्बिटल्स आते हैं और पी में 3 तो हो गया 8, एस में 1 तो हो गया बेटा 9। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो शॉर्ट में अब इसके बाद बेटा आ रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number is denoted by L। azimuthal quantum number is denoted by L, ठीक है ना बेटा। azimuthal quantum number हमें क्या बता रहा है, ये भी हमें बता रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये भी याद रखिए L का वैल्यू होता है 0 to n-1, क्या होता है 0 to n-1 देखेंगे। ये याद रखिएगा अगर L का वैल्यू 0 होगा, L का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये कौन सा सबशेल है, कौन सा है S, S है S सबशेल। ये कौन सा है P सबशेल, ये कौन सा है D, ये कौन सा है। तो फॉर L वैल्यू 0 to n-1 क्या हो गया बेटा, अगर 0 to n-1 क्या हो गया, अगर n का वैल्यू 1 होगा, L का वैल्यू क्या होगा सीधे 1-1, वो क्या होगा बेटा 0। 0 का मतलब ये कौन सा सबशेल है बेटा S सबशेल है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर n का वैल्यू 2 होगा, तो दो हमने कहा 0 to n-1, 0 to n-1, तो इसका मतलब बेटा क्या है 0 to n-1 सेकंड शेल है, तो 2-1 तो वो क्या आएगा 0-1। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक s भी आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है बेटा p। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो 0 to n- का मतलब 3-1 वो क्या आएगा 2, तो इसका मतलब l वैल्यू क्या होगा फिर 0-1-2, तो इसका मतलब s भी है p भी है और d भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो m हमें azimuthal quantum number is also known as सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सबसिडियरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है ना बेटा। तो इसमें बेटा अगर हम देखेंगे ये अगर L, ये याद रखिएगा ये हमें नंबर ऑफ सबशेलों के बारे में बता रहा है, तो याद रखिए शेप। S की शक्ल क्या होती है बेटा स्फेरिकल, S की शक्ल क्या होती है, P की क्या होती है डम्बेल, डम्बेल डाबरी जैसी, तो इसकी D की क्या होती है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। F की क्या होती है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। और अगर L4 होगा ये SPD, अगर L4 होगा तो उसकी क्या होते हैं मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखिएगा कि अगर L का वैल्यू बेटा क्या होगा 0, तो उसका मतलब वो कौन सा सबशेल है S। अगर L का 1 वैल्यू होगा तो वो कौन सा सबशेल है P। अगर L का वैल्यू 2 होगा वो कौन सा सबशेल है D। अगर L का वैल्यू 3 है तो कौन सा सबशेल है। तो थोड़ा इस पे मैं बताऊंगा, अगर आपके पास K L M N है, इस पे थोड़ा समझो बेटा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा 1, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम 3, इसका बेटा क्या है 4, ये यहाँ पे मैं रखूंगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे मैं रखूंगा, ठीक है ना बेटा। अब इसका L वैल्यू क्या होगा फिर ये जान लीजिएगा। ये मैंने कहा कि इसमें बेटा वैल्यू होते हैं क्या, इसमें मैंने कहा कि 0 to n-1, 0 to फिर से समझिए 0 to n-1। अब इसका 1 है 2 है 3 है 4 है, तो अगर L का वैल्यू देखेंगे मैंने कहा 0 to n-1, फर्स्ट शेल के लिए क्या आएगा 1-1, वो क्या आएगा 0। इसमें क्या होता है सिर्फ S सबशेल आ गया बेटा। अब इसमें कौन कौन आता है L में SP आता है बेटा, और M में कौन आता है SPD आता है, ये मैंने बताया है पहले SPDF आता है, इसी तरह SPDFG। तो जब मैं बेटा N का वैल्यू 2 दूंगा, जब N का वैल्यू 2 देंगे मगर 0 to n-1 वो क्या आएगा 0 to n, तो वो आएगा 2 वैल्यू 0-1। तो इसका मतलब S का वैल्यू पता है 0 है, 1 किसका वैल्यू है फिर P का, ये भी आ गया बेटा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर N का वैल्यू 3 देंगे बेटा, तो 0 to 3-1 वो क्या आएगा बेटा 2, वो आएगा 2, तो 0 to 2 वो क्या आएगा 0-1-2। तो इसका मतलब इसका वैल्यू पता है 0 है, इसका वैल्यू क्या है 1, इसका क्या है बेटा 2। तो इसकी शक्ल क्या है डबल डम्बल, इसकी क्या है डम्बल, इसकी क्या है स्फेरिकल,
ठीक है बेटा कि नहीं है। अब अगर n का वैल्यू 4 देंगे तो इसको 0 to n माइनस वन, वो क्या है 4 माइनस वन, वो क्या आएगा 0 1 2 3 बेटा आएंगे ना, 3 आएंगे। तो इसका मतलब मुझे आप बताइए जब 3 आएंगे तो इसका मतलब l वैल्यू क्या होगा फिर, इसका l यहाँ पे ये l रखेंगे तो ये क्या आएगा बेटा 0 1 2 और 3। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब ये आ गया एस का वैल्यू, एल का वैल्यू 0 एस के लिए है, 1 पी के लिए है, 2 डी के लिए है, 3 एफ के लिए है, जी के लिए क्या होगा फिर 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा आ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें ओरिएंटेशन देता है ऑफ ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय m। तो ये भी डिपेंडेंट है, जिस तरह L था डिपेंडेंट इस पे, ये डिपेंडेंट है किस पे बेटा, किस पे है एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। और इसके वैल्यू बेटा आते हैं -L 0 to +L, इस रेंज में इसमें आते हैं। अब इसमें भी बेटा देखेंगे, पहले मैं बताऊंगा आपको S। हाँ यहाँ पे बेटा थोड़ा एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है, ये एग्जाम में आ सकता है। ऑर्बिट हो गया मतलब वो रीजन किसमें, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है ना। ऑर्बिटल क्या होता है, ये वो रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। ये क्या होता है ऑर्बिट, मतलब ये सर्कुलर पाथ होता है किसके अराउंड, अराउंड न्यूक्लियस। मगर ये वो रीजन होता है, ये वो रीजन है जहां पे वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। ये भी पॉइंट लिखे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो ये क्या है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ये हमें ऑर्बिटल हमें क्या देता है, ये देता है डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट। ये क्या देता है हमें, डायरेक्शनल इन नेचर या डायरेक्शनल नेचर, एक्सेप्ट एस, एक्सेप्ट क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल है, एक्सेप्ट एस। तो ये क्या है बेटा, ये हमें डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं देता है, ठीक है ना। इट डज नॉट गिव अस, इट डज नॉट गिव अस डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट, डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट ये हमें बेटा डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। हाँ इसमें बेटा ऑर्बिटल में हमेशा क्या होते हैं, जो भी ऑर्बिटल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2। चाहे आप s ले लो मैक्सिमम 2 है, px ले लो, py ले लो, pz ले लो, इसमें क्या है 2 2। मगर इसमें ये क्या अकोमोडेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू 2n², ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर n फर्स्ट होगा तो 2, सेकंड होगा तो 8, थर्ड होगा तो 18, ये होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब देखिए मुझे यहाँ पे बेटा कहना था, यहाँ पे मैं आ रहा था, ये आ सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मैंने कहा कि m इज इक्वल टू 2l + 1, तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर l का वैल्यू बेटा 0 होगा, ये देखिएगा m का वैल्यू क्या होगा फिर, मैंने कहा इसका वैल्यू 0 to +L - L होगा। जब यहाँ पे 0 देंगे वो क्या आएगा 0 + 1, वो क्या आएगा एक ही वैल्यू होगा। तो इसका मतलब s की क्या है, s में क्या है, s है, ठीक है बेटा कि नहीं है 0। अब देखेंगे अगर l का वैल्यू बेटा 1 होगा, l का वैल्यू 1 होगा तो क्या आएगा बेटा 2 × 1 + 1, वो क्या आएगा 3 वैल्यू। 3 वैल्यू किस रेंज में आएंगे बेटा, फिर वो आएंगे -1 0 + 1, है ना। तो इसका मतलब जो जिसका l वैल्यू 1 होगा उसमें m के वैल्यू क्या होती, कितनी डायरेक्शन होती, 3 होती है ना, एक p एक्सिस, एक py, एक pz। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। इसी तरह अगर l का वैल्यू 2 होगा तो मुझे बताओ m का वैल्यू क्या आएगा फिर, 2 × 2 क्या आएगा बेटा 5, 5 का मतलब क्या हो गया, वो क्या आएगा फिर, वो आएगा बेटा -2 -1 0 + 1 + 2 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब है ना dxy dy z dz x dx² - y² dz², है ना, 5 डिफरेंट दिशाएं हैं। इसी तरह अगर l का वैल्यू बेटा होगा 3 तो उसमें क्या आएगा 2 × 3 7, ठीक है ना बेटा। 7 7 का मतलब क्या हो गया 7, इसमें क्या आएगा -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3,
फिर से मैं कहूंगा बेटा ये, तो यहां पे मुझे बताइए m का वैल्यू किसके बराबर होता है, 2l+1। अभी मैं समझाऊंगा ये। अगर बेटा l ये डायरेक्शन देता है, अगर l का वैल्यू 0 होगा, m का वैल्यू क्या होगा 1, यानी वो क्या किस रेंज में रखते हैं, l 0 + l, ठीक है ना। अगर l का वैल्यू 1 होगा तो 1 वैल्यू देंगे तो वो क्या आएगा, 2 × 1 + 1 वो क्या आएगा 3। 3 का मतलब m का वैल्यू किस में आएगा फिर 3, इसमें क्या आ रहा था 0, इसमें क्या आएगा -1, 0 + 1, ठीक है ना। अगर बेटा l का वैल्यू 2 होगा वो क्या आएगा 2 × 2 + 1 वो क्या आएगा 5। 5 का मतलब क्या हो गया बेटा, कितने हैं -2 -1 0 + 1 + 2। अगर इसी तरह बेटा l का वैल्यू 3 होगा वो क्या आएगा 2 × 3 + 1 वो क्या आएगा 7, वो क्या आएगा बेटा -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। ये आ गया बेटा, इस तरह आ गया कि नहीं। तो ये इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये आपका के एल एम एन है, तो इसका मतलब अगर एन का वैल्यू बेटा क्या है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, तो एल का वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे बेटा, हाँ, मैंने अभी कहा आपको, अगर ये होगा इस तरह मैंने कहा, अगर ये S है इसमें क्या है बेटा SP, इसमें क्या है SPD, इसमें क्या है बेटा SPDF, है ना बेटा, ठीक ठीक है ना। तो L का वैल्यू इसके लिए क्या है, इस तरह मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बेटा, L का वैल्यू इसमें क्या है बेटा 0, इसका L का वैल्यू क्या है 0, इसका क्या है 1, इसका क्या है 0 1, इसका क्या है बेटा 2, इसका क्या है 0 1 2 3, ये आ गया, ठीक है ना। अगर इसका m वैल्यू देना है बेटा, अब m वैल्यू देना है, अब m का 0 है उसका क्या है 1 ही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी दिशा नहीं है। अब इसमें क्या आ गया, मैंने कहा कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 0 टू ये सॉरी ये होता है m किस रेंज में होता है बेटा, m इज डिपेंडेंट टू l+1, ठीक है ना, और किस रेंज में होता है बेटा, ये होता है -l 0 + l, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये किस में आ रहा है बेटा, 3 आ रहे हैं ना इसमें, तो क्या क्या आएगा बेटा, वो अब 0 अगर है तो 0 ही है, अब वो क्या आएगा, अगर 3 आएंगे 2l+1, 3 वैल्यू क्या है p में है ना, px py pz है ना, ठीक। तो इसका मतलब क्या है -1 0 + 1, इसका क्या है बेटा यही, तो 0 ही। p के लिए 3 वैल्यू है, क्या क्या है -1 0 + 1, 2 के लिए डी पे 5 है, तो कितनी दिशाएं है 5 -2 -1 0 +1 +2, ठीक है ना। इसी S मीन शार्प, P मीन प्रिंसिपल, D मीन डिफ्यूज, F मीन फंडामेंटल। चलो इसका क्या है बेटा m वैल्यू 0, इसका m वैल्यू 1, इसके लिए क्या है P के लिए -1 0 + 1, इसके लिए D के लिए क्या है -2 -1, ठीक, -2 -1 0 + 1 + 2 आ गए ना 5। F के लिए क्या है बेटा m -3 -2 -1 0 + 1 + 2, और बेटा क्या आ गया +3 आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। F कितने अकोमोडेट करता है बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितने ऑर्बिटल है इसके 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसके बाद बेटा आ रहा है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम एहलनबर्ग और गाउड-स्मिट, ये भी डिटेल में पढ़ना है बेटा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब कोई भी एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मान के चलिए बेटा, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको, जिसका अगर एक पे देखेंगे n1 है, तो l वैल्यू क्या है बेटा 0, m वैल्यू भी क्या है 0, ठीक है कि नहीं है। n वैल्यू मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, तो उसका एक का स्पिन होता है अपवर्ड क्लॉकवाइज, दूसरे का क्या होता है डाउनवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर इसी तरह n का वैल्यू 2 होगा, उसमें क्या क्या वैल्यू निकलता है फिर 0 1, m का 0 पे क्या निकलता है 0 ही, इस पे क्या निकलता है m का वैल्यू -1 0 + 1, कहा मैंने आपको। तो इसमें भी बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एक ऑर्बिटल में 2, तो एक का क्या होगा +1 -1, तो इसमें भी कितने हैं बेटा, ये जो है इसमें कितने हैं, तो मतलब px में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2, तो इसका मतलब एक पे +1 -1, दूसरा +1 -1 +1 -1, तो टोटल कितने आ गए, मतलब ये जो था ये k शेल था, ये l शेल था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बात समझ में आ रही कि ना आ रही। सवाल इसको नोट कीजिएगा।
देखो बेटा, इसके बाद जल्दी में ही देखेंगे इसमें बेटा, ये आ रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है ये भी देखिएगा। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। ये ऐसे समझेंगे, अगर बेटा n1 होगा, ठीक है ना, l का वैल्यू उस वक्त क्या होगा बेटा 0, m का वैल्यू क्या होगा उस वक्त 0, s का वैल्यू क्या होता है, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p में कितने आते हैं 6, d में कितने आते हैं 10, f में कितने आते हैं 14। तो इसका मतलब s में कितने आएंगे, 1 का क्या होगा क्लॉकवाइज अपवर्ड, n का वैल्यू क्या है 1, l का वैल्यू क्या है 0, m का वैल्यू क्या है 0, s का वैल्यू क्या है -1/2। तो आ गए ना 3 क्वांटम नंबर आ गए सेम, मगर एक क्या आ गया बेटा डिफरेंट, एक का क्लॉकवाइज में है अपवर्ड में है, दूसरा क्या है डाउनवर्ड, एक है बेटा क्लॉकवाइज में, दूसरा क्या है एंड। तो इसका मतलब जो मैंने कहा स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसके मुतालिक आइडिया देता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ हैव। देखो बेटा, अगर n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू क्या है बेटा 0, m का वैल्यू क्या है बेटा 0, s का वैल्यू क्या है +1/2। अगर n का वैल्यू यही 1 है, l का वैल्यू क्या है 0, m का वैल्यू क्या है 0, s का वैल्यू क्या है -2। तो ये कौन सा शल आ गया, ये k शल आ गया, ठीक है ना। ये इस तरह था बेटा k l m n, ये किसका बना हुआ है s का, ये sp का, ये spd का, ये किसका बना हुआ है spdf का। इसका बेटा n क्या है 1 2 3 और 4, इसका l वैल्यू क्या है 0, इसका l वैल्यू 0 1, इसका l वैल्यू 0 1 2, इसका l वैल्यू 0 1 2 और 3, ठीक है ना बेटा। जब इसका तो 3 क्वांटम नंबर आ गए सेम, एक क्या आ गया डिफरेंट, ये कौन सा शल था के शल आ गया ना बेटा। अगर अब l के बाद l शल है तो n का वैल्यू क्या है 2, l का वैल्यू क्या आएगा हमें पता है, l का वैल्यू क्या आता है 0 to n-1 है ना। तो l के लिए क्या 2 लेंगे तो वो क्या आएगा 0 और 1 वैल्यू, ठीक है ना। अब बेटा 0 वैल्यू पे क्या देखेंगे हम बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें l का वैल्यू क्या आ गया 0, इसमें l का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है ना बेटा। m का वैल्यू, अब देखेंगे l का वैल्यू आ गया 0, m का वैल्यू क्या आएगा 0, s का क्या आएगा बेटा +1/2। अगर n का वैल्यू 2 होगा, l का वैल्यू क्या आएगा 0, m का वैल्यू क्या आएगा 0। तो आ गए ना क्वांटम नंबर 3 सेम, एक आ गया डिफरेंट इसमें भी। अगर अब बेटा n का वैल्यू 2 ही है, अब l का वैल्यू क्या आएगा बेटा 0 है, अगर l का वैल्यू बेटा क्या लेंगे 1, अगर l का लेंगे 1 तो मुझे बताइए m के वैल्यू कितने आएंगे उस वक्त आएंगे बेटा -1 0 +1 आएंगे ना। तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या आएगा पहले -1, तो उस पे क्या आएगा +1/2। अब यही n का वैल्यू 2 आएगा, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू -1, s का वैल्यू -1/2। अब यही n का वैल्यू 2 आएगा, l का वैल्यू क्या आएगा बेटा 1, मगर m का वैल्यू क्या है बेटा 0, s का वैल्यू क्या है +1/2। अब n का वैल्यू बेटा क्या है 2, l का वैल्यू क्या है 1, m का वैल्यू क्या है बेटा 0, s का वैल्यू क्या है -1/2। अब n का वैल्यू यही है, l का वैल्यू 1 है, m का +1, s का क्या है +1/2। तो n का वैल्यू क्या है बेटा 2, l का वैल्यू क्या है 1, m का वैल्यू क्या है +1, s का वैल्यू क्या है -1/2। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आते हैं ना इसी तरह सो ऑन। उसमें भी अगर आप जाओगे ना n में 3, तो उसमें क्या आएगा बेटा n3 आएगा, l का वैल्यू क्या आएगा आपको पता है 0 1 2 वैल्यू, m के वैल्यू क्या आएगी 5, वो क्या आएगा -2 0 +1 +2। ये एक्सक्लूज होगा ना, और यही है बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। सारे कहते हैं आब्बा क्या है बेटा, आब्बा क्या है, आब्बा का मतलब हो गया ये जर्मन वर्ड है, अब्बा मीन्स ये जर्मन वर्ड है बेटा। अब्बा मीन्स टू कंस्ट्रक्ट, अब्बा का मतलब क्या हो गया टू कंस्ट्रक्ट और टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप कोई चीज बनाना। तो अब्बा प्रिंसिपल क्या कहता है, अब्बा प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा देखिएगा। अब्बा प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, 1s के बाद क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3s, फिर क्या आएगा 3d 3p, फिर 3d 4s, फिर करेंगे 4p
4d 4f। मगर अकॉर्डिंग टू अब्बा प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है जहां पे n प्लस एल वैल्यू छोटा होगा, जहां पे n प्लस एल वैल्यू छोटा होगा वो पहले फिल करो, ठीक है कि नहीं है, जिसका अब देखेंगे। अब देखिए बेटा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d, या इस तरह मैं बेटा बताऊंगा आपको, यहां से मैं आपको ये बताऊंगा बेटा। ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। देखिए इस तरह बेटा, ये देखिए इस तरह, इसमें क्या करते हैं हम बेटा, बहुत ही इजी है ये, अगर एग्जाम में आएगा 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5p 6d। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, हम 1s के बाद किस में जाएंगे बेटा, 1s में 2s, 2s के बाद किस में जाएंगे बेटा, फिर 2p में, फिर किस में बेटा जाएंगे 2p के बाद 3s में, फिर किस में जाएंगे बेटा 3s में 3p में, फिर किस में जा रहे 3p के बाद, 3p के बाद 3d आना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या आ गया 4s, फिर क्या आ गया बेटा, पहले मतलब 3p के बाद क्या आ गया 4s, फिर आ गया 3d। ये क्यों, देखो बेटा मैंने कहा कि जहां पे n प्लस एल वैल्यू कम होगा, अगर n प्लस एल, n वैल्यू क्या है इसका बेटा 4 है, l वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या आ गया 4, इसका वैल्यू क्या आ गया n वैल्यू 3, d का क्या होता है बेटा 2, तो n प्लस एल वैल्यू कितना आ गया 5। तो कहते हैं कि जिसका हायर वैल्यू होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब पहले 4s आएगा कि 3d आएगा, पहले बेटा 4s आएगा फिर क्या आएगा 3d, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब 3p है और 4s है, इनका वैल्यू क्या है 4, इसका वैल्यू क्या है 4, तो आपको किसको फिल पहले करना है, उस जिसका क्वांटम नंबर कम होगा। इसी हिसाब से बेटा जाना है, 3d के बाद क्या आता है 4p, 4p का वैल्यू क्या आएगा बेटा, जिसका n वैल्यू ज्यादा होगा, 4p है बेटा, n वैल्यू क्या है 4, p का वैल्यू क्या है बेटा 1, तो क्या आ गया बेटा 5, तो इसका मतलब 5 जब आ गए तो इसका मतलब n वैल्यू इसका क्या है ज्यादा, तो इसकी वजह से ज्यादा वैल्यू होगा ये। तो अब्बा प्रिंसिपल हमें यही बता रहा है कि जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उनको क्या करेंगे, जिनकी कम एनर्जी होगी उनको पहले फिल करते हैं, और जिनकी ज्यादा एनर्जी होती है उनको बाद में फिल करते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसी तरह आपको जाना है, जो मैंने कहा 1s के बाद 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s 3d 4p 5s 4d, यहाँ पे देखिए 4s और 5s, 5s के बाद आता है 4d, तो 5s का मतलब क्या है 5 वैल्यू, और इसके बाद 4d जो है 4d का मतलब क्या है 0 1 2, ठीक है ना, तो इसका क्या आ रहा है बेटा 6, तो 6 क्या आएगा बाद में आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये भी आ गया आपका। अब इसके बाद बेटा आ रहा है होन्ड्स मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी रूल, होन्ड्स मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी रूल। तो होन्ड्स मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी रूल में क्या कहते हैं कि तब तक आप पेयरिंग मत करो, अगर आपके पास बेटा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 7 है, तो क्या आएगा इसका क्या आएगा बेटा 1s2 2s2 2p, अगर इस तरह, ये इजीएस्ट वे में बताऊंगा 1s 2s 2p, तो क्या आएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आ गए 4 5 6 और 7, ठीक है ना। ये कह रहा है कि तब तक आप पेयरिंग मत करो जब तक कि हर किसी को इलेक्ट्रॉन ना मिले,
तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब ये अगर इस तरह है बेटा, तो इस पहले हमें क्या करना है, पहले हर किसी को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, उसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है, एक्सचेंज होते हैं। इसी तरह बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास मान के चलिए कहीं पे आपको डी है, डी ऑर्बिटल में, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। अगर आप इस तरह रखोगे 1 2, तो ये हुंड्स रूल नहीं है। हुंड्स रूल क्या कहता है आपको, हुंड्स रूल कहता है आपको इनको पहले क्या करो, अनपेड ये फिल करो पहले ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब अगर 4 है, 1 2 3 4, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अगर इसी तरह किसी ऑर्बिटल में मान के चलिए बेटा आपके पास है, मतलब ये है 1 2 3 4 और 5, ये हुंड्स रूल, ये हुंड्स रूल दिखाता है नहीं। हुंड्स रूल क्या कहता है, तब तक पेयरिंग मत करो जब तक कि हर किसी को अपने अपने ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये इस तरह आएगा 1 2 3 4 और 5, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अगर इस तरह बेटा होगा, अगर बेटा इस तरह होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हुंड्स रूल ओबे कर रहा है नहीं, क्योंकि तब तक आप मतलब या ये है बेटा, ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है, टोटल कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं ना, तो 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। ये हुंड्स रूल दिखा रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है, हुंड्स रूल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी जितने ये जो हाफ स्टेबल होते हैं या फुल स्टेबल, फुल स्टेबल हो गया अगर डी ऑर्बिटल है बेटा, अगर डी ऑर्बिटल है तो इसमें 1 2 3 4 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 है, ये हाफ स्टेबल है। ये फुल स्टेबल है, इसमें बेटा 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये क्या है बेटा, फुल स्टेबल, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी आपको 2 एक्सेप्शंस एग्जाम में आ सकती है इस साल, एक तो है बेटा कॉपर क्रोमियम, दूसरा है बेटा कॉपर, एक है क्रोमियम दूसरा क्या है बेटा कॉपर है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, अगर हम देखेंगे 24 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 2 4 10 12 12 18, 3d, ये कितने आएंगे 2 4 10 12 18, 18 डी आ रहा है, 18 18 18, ये सॉरी हाँ 18, ये 4s2 है, 18 19 20, ये 4 है बेटा, इस तरह ये 4 है, यहाँ पे ये इस तरह है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, ठीक है ना बेटा, इस तरह है ना, ये इस तरह है कि नहीं, ठीक है ना। मगर जो ये है बेटा हाफ स्टेबल, ये क्या है फुल स्टेबल, ठीक है ना। इसमें ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होती, क्योंकि एक्सचेंज ज्यादा होते हैं। अगर ये जाएगा तो कितने एक्सचेंज आ गए, 1 2 3, मतलब ये 1 2 3 4, फिर ये जाएगा इधर 1 2 3 3, फिर ये जाएगा इधर और इधर कितना आएगा 2, ये इधर जाएगा 7 8 9 10 एक्सचेंज हो गई, ठीक है ना। अगर अब इस तरह होगा कोई, मान के चलिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, इस तरह। तो यहाँ पे कितने एक्सचेंज हो गए, कम ही हो जाएंगे इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी जो एक्सेप्शन है इसमें ये क्या फॉलो करेगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 3d5 4s1 3d5 4s1 3d5 4s1 आ गया। तो ये क्या आ गया बेटा स्टेबल। इसी तरह कॉपर है, लास्ट वन कॉपर, कॉपर क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। तो इसमें क्या आएगा बेटा फुल स्टेबिलिटी आएगी इसमें। तो क्या आएगा बेटा इस तरह, ये जो है डी किस तरह है 1 2 3 4 5, किस तरह है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा एस, इसमें जाएगा बेटा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो एक्चुअल क्या है इसका 3d10 4s1, ये क्या है,
ये है एक्सपेक्टेड, ये इसका क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड किसका, कॉपर का ये है बेटा। और क्रोमियम का क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, यानी हाफ स्टेबल ये क्या है बेटा, फुल स्टेबल ये क्या है, एक्सेप्शंस। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ये फुल स्टेबल बनता है और ये हाफ स्टेबल, इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। तो मैंने इस पे बेटा आपको बताया आज, बोहर्स ऑर्बिट वो आ गया, एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस आ गई बेटा, लाइमन बाल्मर पास्चन वो भी आ गया, क्वांटम नंबर्स आ गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर आ गया, या बेटा क्या कहते हैं इसको हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया। फिर उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबवा प्रिंसिपल आ गया आपको, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी रूल। ठीक है बेटा कि नहीं है, क्यों हुंड्स रूल में तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते जबकि हर किसी ऑर्बिटल को अपना अपना इलेक्ट्रॉन न दे। ठीक है बेटा कि नहीं है। और फिर उसके बाद उसकी वजह से क्या होती है एक्सचेंज, ये डिटेल में बेटा बताना है। अब थोड़ा बहुत इसको थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको